IFF वाला फैसिलिटीज़ वाला मैंने लिखवा दिया था, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम अपना नया तो टॉपिक नहीं है, टॉपिक शुरू हो चुका था लास्ट क्लास में, आज है उसकी दूसरी क्लास। और दूसरी क्लास में चल पड़ा है हमारा GSTR 1 के बारे में बातें। किसके बारे में बातें चल चुकी है हमारी? GSTR 1। लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। इस वाले चैप्टर में मैं सिर्फ लिखवाऊंगा आपको और समझाऊंगा। समझने लायक कुछ ज़्यादा है नहीं, सिर्फ लिखवाने लायक है। सिंपल सिंपल शब्दों में। अच्छा, किसी ने पढ़ा था कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ा था या फिर ऐसा सारे के सारे ऐसे ही उठ के आ गए? बोलो, कुछ पढ़ा था ना? तो बिल्कुल खड़े हैं। हाँ बस, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी मैं लिखवा रहा हूँ वो बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा है ना, जीएसटी रिटर्न्स का। क्योंकि उसको जो आप बेयरक्ट पढ़ने में बड़ी मुश्किल होती है, तो मैंने बोला कि बड़ी इसको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में ही लिखवा देता हूँ मैं। कौन सा सेक्शन है यहाँ पर GSTR 1 के बारे में? सेक्शन नंबर 37 ऑफ CGST एक्ट, ठीक है। ये बनेगा ऐसे करके। इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, मैं पहले उसका चार्ट लिखवा रहा हूँ, क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में। पहले बात करेंगे हम हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR 1। कौन फाइल करेगा GSTR 1, ठीक है क्या? पहला। दूसरा आता है कि ड्यू डेट ऑफ GSTR 1, ड्यू डेट ऑफ GSTR 1 के बारे में बात करेंगे कि भैया क्या ड्यू डेट है। फिर उसके बाद है कि GSTR में भरते क्या क्या हैं, यानी कि कंटेंट ऑफ GSTR 1 थर्ड नंबर पे, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या बोलते हैं बात हमने कहा व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज टू बी फर्निश्ड इन GSTR 1। व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज टू बी फर्निश्ड। एक बार यहाँ पर क्या करना है, जैसे ये पढ़ने के बाद ना एक प्लेन रीडिंग ले लेना अपने स्टडी मटेरियल के नोट्स की, ठीक है ना। स्टडी मटेरियल के बारे में, अच्छा स्टडी मटेरियल की एक बार प्लेन रीडिंग ले लेना, उसके बाद पूरा का पूरा आपको पता लग जाएगा। यहीं पे लिखवा दिया मैंने कुछ चीज़ें, जैसे कंटेंट हो गया वो वहाँ से आपको देख लेना है, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें कंटेंट है। बहुत सारी चीज़ें होती है, वो पूरा का पूरा लिखना अभी पॉसिबल नहीं है बिना बात का, ठीक है, बता दूंगा वो भी। फर्निश्ड इन GSTR 1। चार बातें हो गई। पांचवी बात हम किसकी करेंगे GSTR 1 में? GSTR 1 में बात करेंगे ऑटो पॉपुलेशन ऑफ। GSTR 1 की वजह से ऑटो पॉपुलेट होगा, पॉपुलेशन ऑफ GSTR 2A एंड 2B, 2A एंड GSTR 4A एंड GSTR 4A। 4A मतलब, ये 4A किसके बारे में होता है? कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए। 4A मतलब किसके लिए? 6 वाला किसके लिए होता है? 6A आगे 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 आएगा। ओके। टैक्स पेयर। पांचवा इसकी बात करेंगे। सारा हम लोग किसकी बात करेंगे, जल्दी से बता दो हमें। लिखते जा रहे हो ना साथ के साथ तुम? बोलो ना। सर। अच्छा, फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? इसके बाद बात करेंगे हम सिक्स्थ में हाउ टू अमेंड। लिखो, हाउ टू अमेंड द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड इन GSTR 1
GSTR 1 of prior period. Prior tax period. Prior tax period लिखना. Prior tax period. मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर? जो सेल्स की डिटेल भरी है हमने, सेल्स की जो डिटेल्स भरी है मैंने, वो अगर मैंने गलत भर दी है, तो जब गलत भर दी है तो उसको अमेंड करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बोलो, ये मैंने बताया था आपको पहले भी, बता दो जल्दी से, यस और नो। तो अमेंड कैसे करेंगे, उसकी डिटेल्स को अमेंड कैसे करेंगे ताकि सामने वाले को बराबर जीएसटी का इनपुट मिल सके? नील GSTR 1, जैसे कि अगर मैंने कोई बिल अपलोड किया उस पर जीएसटी नंबर जो है रेसिपिएंट का, वो मैंने गलत डाल दिया है, तो जब मैं गलत डाल दूंगा तो किसी जिसको इनपुट जाना था उसको तो नहीं जाएगा, बट किसी और को चला जाएगा, यस और नो? अच्छा, जितने का वैल्यू था उसमें ज़ीरो ज़्यादा लग गई गलती से, ठीक है क्या? तो ज़ीरो ज़्यादा लग गई तो उसका टैक्स भी ज़्यादा हो जाएगा और सामने वाला इनपुट भी ज़्यादा क्लेम करेगा। तो इसी चीज़ से के लिए क्या करते हैं हम, उससे बचने के लिए क्या बोलते हैं हम, कि हम उसको अमेंड करते हैं, ठीक है ना? चलो, अब जैसे इसके जो सिक्स्थ है, सिक्स्थ के नीचे हमने क्या क्या देखना है? सिक्स्थ के अंडर में अमेंडमेंट की बारे में बात कर रहा हूँ। अमेंडमेंट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, देखो। ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ डिटेल्स ऑफ, इसके बारे में हो गया। अब यहाँ पर बात करेंगे हम किस किस के, आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या हो, इसमें क्या क्या बात करेंगे? इसमें करते हैं कि आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या है, मींस, अच्छा, इनवॉइस वाइज डिटेल, अच्छा डिटेल कैसे कैसे भरनी है यहाँ पे, यहाँ की बात कर रहे हैं हम। क्या बात कर रहे हैं हम? सॉरी, ये गलत में चला गया, अमेंडमेंट में नहीं, ये जाएगा आपका इस वाले में, व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ, ये वाले में, फोर्थ में जाएगा, अमेंडमेंट वाला नहीं, ये है फोर्थ का। समझ में आएगा ये वाला किसकी बात कर रहा हूँ मैं? व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज टू बी फर्निश्ड इन GSTR 1। GSTR 1 में क्या क्या सप्लाई, क्या क्या चीज़ें हमें भरनी पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ें आउटवर्ड सप्लाई भरनी पड़ेगी? अच्छा, इनवॉइस वाइज डिटेल्स भरनी पड़ेगी, या फिर कंसोलिडेटेड डिटेल भरेंगे? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, टू बी अपलोडेड। और क्या चर्चा करेंगे? HSN के बारे में चर्चा करेंगे कि भैया कितना HSN देना है, कितना HSN नहीं लिखना है, ठीक है? इसके बारे में लिखेंगे कि भैया कि ये भी मेंशन करना पड़ता है। स्कोप ऑफ अमेंडमेंट और करेक्शन, स्कोप ऑफ अमेंडमेंट या फिर करेक्शन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में बात करेंगे, मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बता रहा है, क्या क्या चीज़ें बता मतलब GSTR 1 का पार्ट बनती हैं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? GSTR 1 में क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है? स्कोप ऑफ अमेंडमेंट होगा, HSN होगा, वहाँ पर रेक्टिफिकेशन का एक टैब दिया होगा कि जहाँ पर रेक्टिफिकेशन करना है आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ड्यू डेट ऑफ अमेंडमेंट, ड्यू डेट ऑफ अमेंडमेंट। हो गया क्या, लिख लिया क्या सभी ने? छोटा कर दूं, ये लो, दिखा क्या 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 पढ़ेंगे GSTR 1 में? यस सर, लिख लिया। चलो, बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे, लिखने की हम कोशिश करते हैं। सर एक सेकंड ऊपर करना सर, वो कौन सा, कौन सा? लास्ट में ड्यू डेट ऑफ अमेंडमेंट। ड्यू डेट ऑफ अमेंडमेंट,
अरे, हम्म, चलिए देखो, लिखो अब यहाँ पर सेक्शन 37 furnishing the details of outward supplies। आधी से ज़्यादा चीज़ें मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, बस यहाँ पर एक बार को पढ़ना है और क्लैरिटी इसी चीज़ से आ जाएगी आपको। अब GSTR 1 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया यहाँ पर कौन सी डिटेल आएगी, सेल्स की डिटेल्स, ठीक है, छप जाना चाहिए दिमाग में सारी चीज़ें। हु विल फाइल GSTR 1? सप्लायर। बिल्कुल सही है। GSTR 1 सप्लायर तो भरेगा वो, ठीक है, लेकिन कौन से सप्लायर की बात कर रहे हैं? सप्लायर अलग अलग तरीके के हैं, कंपोजिशन वाला भी है, ठीक है, नॉर्मल वाला भी है, ISD भी है। किनको किनको भरना है, कौन कौन से पर्सन ऐसे हैं कि जो GSTR 1 भरेंगे? बात समझ में आई क्या मेरी आपकी? बोलो ना। यस सर। तो यार यहाँ पे तो जगह ही नहीं बची, तो ये लिख लिया गया आपने इस तरीके से, और यहाँ सर पे एक मिनट बस। साइड में लिखना ड्यू डेट ऑफ GSTR 1, ड्यू डेट ऑफ GSTR 1, ठीक है ना। बस ये लिख के अब मैं इसको नेक्स्ट वाले पेज पे लेके जा रहा हूँ, ये इसके नीचे, ठीक है ना। हु विल फाइल दी GSTR 1 इसके नीचे नहीं आ जाएगा, जाना चाहिए यहाँ पे ये तो ज़्यादा हो गया, तो बहुत ही वाहियात हो गया, ऐसे कैसे हो गया ये? इतने सही से है ना। अरे क्या चाहते हो भाई? यार ये पुराना वाला था ना, वो बड़ा परेशान नहीं करता था, ये बहुत परेशान करता है। देखो अब नेक्स्ट में हमने क्या क्या देखना है, यहाँ पर दिख रहा है क्या आपको जो लिख रहा हूँ? यस सर। इसके नीचे लिखना था, मैंने बोला था हु विल फाइल दी GSTR 1, इसके नीचे लिखो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को भरना है, ठीक है, एक्सेप्ट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पे लिखना इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। पता है ना कौन होता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? कौन बताएगा इसके बारे में, कौन है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? तो जिसका बिजनेस प्लेस डिसाइडेड नहीं होता। बिल्कुल, कहाँ पे, जिस स्टेट में वो सप्लाई करने जा रहा है उस स्टेट में उसका, हाँ, उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब उसका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता वहाँ पर, है ना। मतलब वो इंडिया में तो रहता ही है ना ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, बिल्कुल सही है। तो अच्छा, अब यहाँ पर एक्सेप्ट बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट कौन से लोगों को ये भरना नहीं है। अब ये कौन से लोगों को भरना नहीं है, इसको याद करने का निमोनिक क्या है? इनको CD दो, क्या है? इनको CD दो, क्या है? बोलो जल्दी से।
तो CD दो। हाँ, इनको CD दो। अच्छा, इनको CD दो से क्या तात्पर्य है हमारा? INCOCD। आई से ISD, भैया GSTR 1 नहीं भरेंगे। ISD मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, पता है ना? कौन यस सर। इनपुट सर्विस, कौन बताएगा इसके बारे में? कौन होते हैं ये लोग? माइक्रोसॉफ्ट का जो एग्जांपल दिया था आपने, वेरी वेरी गुड। यानी कि ये लोग क्या कर रहे हैं? अपनी ब्रांचेस को सप्लाई करते सप्लाई हैं। करते हैं इनपुट का, ठीक है ना? इनपुट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अच्छा, एन से क्या होगा? NRTP। NRTP देखो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को GSTR 1 भरना है, NRTP को नहीं भरना है। इनको क्या भरना है सर? GSTR 5 भरते हैं ये लोग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो ना। और ISD क्या भरता है? ISD बोलो क्या भरता है? GSTR 6 भरता है। समझ में आया क्या? कौन किसका डाउट था ये GSTR 6 के बारे में? 6A। हाँ, तो 6A फिर किसका ऑटो पॉपुलेट होगा? अगर सामने वाले ने, हाँ, ISD वाले का 6A ऑटो पॉपुलेट होगा, ठीक है ना? जब 6, पता है, पता लग रहा है? चलो। अच्छा, फिर मैं क्या बोल रहा हूँ? C से क्या हो जाएगा? C से कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को क्वेश्चन आ जाएगा। कॉम्पोजिशन टैक्स किसको GSTR 1 नहीं भरना है? क्या बता दोगे आप लोग? कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स को नहीं भरना है। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर क्या भरता है? GSTR 4 भरता है, ठीक है क्या? अरे बोल दो ना। O से OIDAR वाले लोग, एज पर दी रूल ये इंक्लूड किया गया है, ये सेक्शन में लिखा गया था। और रूल्स बोलते हैं कि OIDAR वाले लोगों को भी GSTR 1 भरने की जरूरत नहीं है, एज पर रूल्स। नहीं भी लिखोगे इसको चलेगा, ठीक है? एज पर रूल्स नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट पता होना चाहिए आपको। यानी कि सप्लायर कौन से OIDAR सप्लाईज करते हैं? कहाँ पे? सप्लाईज इन एनटीटी, एनटीटी में प्रोवाइडिंग, हाँ, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू NTOR। सप्लाईज फ्रॉम लिखो इसको, फ्रॉम एनटीटी एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू NTOR। NTOR मतलब नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर, नेटफ्लिक्स का एग्जांपल वेरी गुड। यहाँ पर नेटफ्लिक्स का एग्जांपल दिया था। कौन कौन थे यहाँ पर लेने वाले? NTOR कौन था? गवर्नमेंट होती थी हमारी, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल लोग, जो कि अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल लोग, अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये सारे के सारे कौन से थे? ये लोगों को अगर बाहर से सर्विसेज देते हैं तो ये लोग क्या करेंगे बताओ? वैसे ये बाहर से एनटीटी में रहकर ये सर्विस दे रहे हैं, तो क्या करते थे? इस पे RCM एप्लीकेबल किया जाता था, लेकिन NTOR पर RCM एप्लीकेबल नहीं होता था। क्यों? क्योंकि भैया ये लोग भी किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट सर्विसेज ले रही है, या फिर एक नॉर्मल बच्चा गेमिंग की सर्विस ले रहा है, तो क्या बोला जाता था कि भैया तू ही यहाँ पर क्या देगा? टैक्स देगा। अच्छा, तेरा अगर कोई यहाँ पर क्या है, घर मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो उसको लाइबल कर देंगे। रिप्रेजेंटेटिव है तो उसको लाइबल कर देंगे। ना तो प्लेस है ना तो रिप्रेजेंटेटिव है, तो तेरे को यहाँ पर अपॉइंट करना होगा। याद आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो ना। यस सर। चलो, कॉन्सेप्ट ध्यान में रहेंगे तो आप वहां पर सॉल्व कर पाएंगे, लिख पाएंगे। बहुत सारी चीजें आपके पास होंगी, आप सोचते सोचते थक जाएंगे कि भैया मैं क्या क्या लिखूं यहाँ पर, ठीक है? अच्छा, C से क्या बोलना है? C से है जो लोग क्या कर रहे हैं? कलेक्टिंग टैक्स एट सोर्स, यानी कि जो TCS लेते हैं, जो क्या लेते हैं? TCS लेते हैं। बताया था ना, TCS कौन लेता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर। GSTR 8 भरते हैं वो लोग। और डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, ये क्या भरते हैं? यानी TDS वाले लोग जो TDS काटते हैं, गवर्नमेंट वगैरह अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पर TDS काटती है GST में, GSTR 7। बोल दो ना, क्या ये सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई? आप बोलो, किन किन को
किन किन को GSTR 1 भरना है? भैया सभी को GSTR 1 भरना है, इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, बट इनको CD दो। क्या था हमारा, जल्दी से बताओ, इनको CD दो। आई से क्या होगा, आई से क्या होगा, आई से क्या होगा, ISD ISD। अच्छा N से, N से बोल दो, NRTP, वेरी गुड। C से, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ना कैजुअल टैक्सेबल पर्सन यहाँ पर आ गया, ये था कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, ठीक है, माइंड में सेक्शन 10 चल रहा था, हाँ नाम हाँ बता हाँ। दिया। ओ से, ओ से, ओ से, OIDR OIDR, वेरी गुड। C से एक और C आया, ये तो कलेक्टिंग टैक्स, यानी कि जो TCS और TDS, लास्ट वाला क्या याद रखना, TCS और TDS वाले लोग, ठीक है, TCS और TDS। दोबारा बोलेंगे, आई से ISD, N से NRTP, C से कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नहीं, O से OIDR, C से TCS और TDS। ठीक है क्या, चलो ग्रेट। यानी कि इन लोगों को GSTR 1 भरने की जरूरत नहीं, इन लोगों को बकायदा अपने अपने GST रिटर्न भरने हैं। जैसे ISD भरेगा 6, अच्छा NRTP भरेगा 5, 4 भरेगा कॉम्पोजिशन वाला। अगर मैं नंबरिंग कर दूं तो 1 2 3 कौन करता है, 1 2 3 तो नॉर्मल टैक्स पेयर करता है ना, अरे बोलो ना, GSTR 1 2 3 नॉर्मल टैक्स पेयर भरता है। 4 में नंबर आता है कॉम्पोजिशन का, फिर उसके बाद NRTP का, फिर उसके बाद ISD का, फिर 7 में कौन आ गया, 7 में TDS वाला, 8 में कौन आ गया, TCS वाला। सिंपल हो गया, खत्म हो गया, ठीक है ना। चलो तो भाई ये दिख रहा है कि अभी आपको, अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ तो आपके सामने, या बहुत ही छोटा हो जा रहा है? हम्म, दिख रहा है ना, दूसरा ही पेज लेना पड़ेगा मुझे, ये बड़ी बीमारी है इसकी। अच्छा यहाँ पर अब दिख रहा है क्या आप लोगों को, यहाँ पर कुछ अब दिख रहा है, ठीक है ना। यस सर, दिख रहा है। चलो अब दूसरी साइड पे आ जाओ, दूसरी साइड पे कुछ था यहाँ पर, दूसरी साइड पे क्या था यहाँ पर, बता दो मुझे, क्या लिखवाना था मैंने, ड्यू डेट थी शायद, दूसरी साइड थी ना यहाँ पर, ऐसे करके बनाया था ना मैंने, ड्यू डेट पहली साइड पे तो लिख दिया, हो विल, ड्यू डेट ऑफ GSTR 1। हाँ जी, ड्यू डेट ऑफ GSTR 1। अच्छा ड्यू डेट ऑफ GSTR 1 तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, चलो कोई नहीं। GSTR 1 इसके बारे में बात कर रहे थे, ड्यू डेट ऑफ GSTR 1। इसमें भी दो चीज़ें बनाना, दो सेगमेंट्स बना दो। अच्छा पहले में लिखो GSTR 1 भरेंगे, अगर जो लोग GSTR 1 मंथली भरते हैं तो उनकी क्या ड्यू डेट है, और जो GSTR 1 क्वार्टरली भरते हैं। अच्छा कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं अभी भी हम, कौन से सेक्शन पे हैं, सेक्शन नंबर बोल दो जरा, 37। ये QRMP वाले थे क्या, यस QRMP वाले थे। अच्छा इनका ड्यू डेट क्या है जल्दी से बता दो, अप टू, सीधा लिख देंगे 11th, जो मंथली भरेंगे, मंथली 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है क्या। यानी कि अगर मैं इनकी बात करूं, 11th मंथ तक भर देना है आपको, यानी फर्स्ट से लेकर, फर्स्ट टू 10th डे तक भर सकते हो क्या, एक से लेके 10th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ तक, ठीक है। इट कैन बी फाइल्ड अप टू, मतलब फ्रॉम
1st to 10th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी कि 1 से लेके 10 तारीख तक भर सकते हो क्या नेक्स्ट मंथ की? यस सर। यस। दूसरा बात, फिर दूसरे में क्या होता है समझो, अब जैसी 10 तारीख के बाद हो जाता है, यानी 10 तारीख यानी कि उन्होंने लिखा हुआ है 10 तारीख, तो 10 तारीख तक। अब नोटिफिकेशन के हिसाब से वो 11 तारीख है, लेकिन हम सेक्शन के हिसाब से पढ़ेंगे, जो आपका स्टडी मटेरियल में भी दिया हुआ है, सेक्शंस में भी दिया हुआ है, उसके हिसाब से पढ़ेंगे। ये तो नोटिफिकेशन है ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ये जो 11 की डेट है वो नोटिफिकेशन के हिसाब से है, ठीक है ना। सेक्शन में अभी भी क्या लिखी हुई है? 10th, ठीक है ना। अच्छा ओके सर। अच्छा 10th, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 10th टू 15th तक क्या होगा? 15th डे तक कैन नॉट बी फाइल्ड, इट कैन नॉट बी फाइल्ड। सर मेरी 10 तारीख निकल गई है, क्या मैं फाइल कर सकती हूँ? नहीं, नहीं फाइल कर सकते आप GSTR1, उस वक्त आपका ब्लॉक रहेगा, आपको यानी कि फाइल नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। डेट दी गई थी आपको 10 तारीख तक, 10 तारीख तक, 10 से लेके 15, फिर 15 तारीख के बाद क्या होगा? 15 तारीख के बाद दोबारा खुल जाएगा आपका GSTR1, दोबारा आप भर सकते हो। मतलब लेट होने पर क्या चीज हो गया था? 10 से लेके 15 तक ब्लॉक कर दिया था, अब यहां पर 10 से लेके 15 तक सामने वाले का ऑटो पॉपुलेट कर दिया जाएगा, क्या बोलो? GSTR 2A और 2B, ताकि वो सर्टेन जो जितना जितना GSTR 1 में सप्लायर ने टाइमली जमा किया है उसको उतना ही क्रेडिट मिल पाए सामने। अगर वो लेट कर देता है तो सामने वाले को अगले महीने मिलेगा, या फिर 2B में वो शो ही नहीं करेगा। बोलो बात समझ में आई क्या? आफ्टर 15th, 15 तारीख के क्या बात, आफ्टर 15th क्या हो सकता है? लेट फाइलिंग, क्या बोल सकते हैं? सर एक बार भूल गए हम GSTR1 में डिटेल्स डालना या फिर GSTR1 फाइल करना हम भूल गए, तो क्या हम दोबारा मतलब 10 तारीख के बाद भर सकते हैं क्या लेट फाइन देकर, लेट फीस देकर? हाँ भर सकते हो। तो क्या कब तक भरोगे? 15 के बाद दोबारा ओपन हो जाएगा वो। लेट फाइलिंग ऑफ GSTR1 इज अलाउड, ठीक है क्या? यहां तक लिख लिया? यस। अब यहां पर लिखना एक, जो मैंने यहाँ पर लिखा था ना, नील GSTR1। क्या सर नील GSTR1 का एक कॉन्सेप्ट है, नील GSTR1 कैन बी फाइल्ड थ्रू SMS। नील का मतलब समझ में आ रहा है आपको? नील GSTR मतलब कि मेरी कोई डिटेल ही नहीं भरनी है उसमें, ना कोई आउटवर्ड सप्लाई हुई, ना कोई मैंने इनवर्ड सप्लाई ली, ना तो मैं कोई इनपुट चार्ज कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं करने वाला हूं, तो मैं क्या नील नील रिटर्न भरूंगा क्या? यस। तो मैं बताऊं तो 5 मिनट में आप नील रिटर्न भर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? नील रिटर्न आप लोग क्या कर सकते हैं? 5 मिनट में उसको भरकर दिखा सकते हैं, बकायदा मैं यहाँ पर भर के दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना, कि नील रिटर्न कैसे फाइल की जाती है। और नील रिटर्न भरने के बाद, अच्छा नील रिटर्न को उन्होंने और स्पेसिफिक कर दिया कि भैया नील रिटर्न में आपको कोई इन्फॉर्मेशन तो देनी नहीं है, तो एक काम करते हैं, इस प्रोसेस को बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मतलब सिंप्लीफाइड बना देते हैं थ्रू SMS में। आपको एक नंबर दिया जाएगा, आप उस पर SMS करना, वो टाइप करके, और आपकी GSTR1 जो है वो ऑटोमेटिकली फाइल कर दी जाएगी आपके पोर्टल पे। यानी SMS में आपका क्या लिखा होना चाहिए भैया? GSTR नंबर लिखा होना चाहिए, अच्छा, और उस पर क्या क्या वर्ड्स वो गवर्नमेंट बताएगी, आपको उसके हिसाब से करना है, ठीक है क्या? बोलो समझ में आ गया ना? अच्छा क्वार्टरली के बारे में बता दो जरा सा मेरे को। QRMP स्कीम में अप टू 13 थे सर। वेरी गुड 13th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच टैक्स पीरियड, ठीक है क्या? यहां तक लिख लिया क्या आपने? बोलो, यहां तक बिल्कुल लिख लिया है आपने? अच्छा साथ साथ में ही लिखते जा रहे हो क्या आप लोग? तो थोड़ा सा रह गया है पिछला। पिछला वाला रह गया, देख लो, ठीक है क्या? लिख लिया गया, यस। अच्छा अगर मैं इसको इसको एक चार्ट में, जो मैंने लिखा है उसको चार्ट में भी मैं फ्रेम करके दिखाता हूँ तुम्हें कि होता क्या है। देखो 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 देखो, एक सेकंड रुको। अगर मैं बोलूं यहां पर लिखना ऐसे करके,
यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है, टैक्स पीरियड है। क्या है, टैक्स पीरियड। कौन सा टैक्स पीरियड है, 1 अक्टूबर से लेके शुरू हुआ और 30 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा। क्या 30 अक्टूबर को ख़त्म होगा, यानी 1 नवंबर यहाँ से शुरू हो जाएगा। बोलो ना, यस और नो। यस सर। ये टैक्स पीरियड है, 1 अक्टूबर से शुरू हुआ। अब एक बात बताओ, यहाँ पर जितना भी हमारा सेल हुआ है, GSTR 1 क्या इसी महीने में इसका फाइल कर दोगे क्या? GSTR 1 कैन नॉट बी फाइल्ड, कैन नॉट बी फाइल्ड, क्वेश्चन आ जाएगा आपको, बिफोर द एंड ऑफ करंट टैक्स पीरियड। क्या टैक्स पीरियड के खत्म होने से पहले पहले हम उसका GSTR भर सकते हैं या नहीं भर सकते? नहीं भर सकते, अलाउड ही नहीं है। लेकिन कुछ केसेस बताए गए जिसमें आप भर सकते हो। एक्सेप्शन लिखो इसकी, सोच लो कौन सी एक्सेप्शन ऐसी हो जाती है। अरे CTP, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अगर वो क्या कर रहा है, क्लोज डाउन करके जा रहा है अपना बिजनेस, तो महीने के बीच में ही अगर वो जो आया था महीने के बीच में ही क्लोज डाउन करके, मतलब जितना सेल करनी थी कर दिया उसने, 10 दिन के लिए आया था, 15 दिन के लिए आया था, 15 दिन सेल के लिए निकल गया, तो टैक्स पीरियड उसका कितना दिन का हो गया, 15 दिन का ही। तो यानी 15 दिन, यानी 1 महीने के अंदर अंदर ही पूरा का पूरा कर देगा क्या? उसके बारे में फाइलिंग करनी पड़ेगी क्या उसको? बोलो, आफ्टर क्लोजिंग ऑफ बिजनेस। इसको अलाउड है, टैक्स पीरियड से पहले पहले भर देने, करंट टैक्स पीरियड से पहले पहले वो भर देगा। और दूसरा, अगर आपका बीच में ही कैंसिलेशन हो जाता है तो आपको GSTR 1 कैंसिलेशन तक की डेट की फिर भरनी पड़ जाएगी, मतलब उससे पहले पहले तक की भरनी पड़ जाएगी। मतलब उस एंड ऐसा नहीं कि आप पूरे महीने वेट करेंगे तब उसके बाद भरेंगे, ठीक है ना? वरना रूल क्या कहता है, अगले महीने भरना है। तो लेकिन इन दोनों केसेस में क्या करना है भाई, उसी महीने आप भर सकते हैं। कैंसिलेशन ऑफ GSTIN, क्वेश्चन आ जाएगा। देखो इन्हीं चीज़ों में से क्वेश्चन बनता है कि भैया सामने वाले ने CTP था, उसने क्वेश्चन, अच्छा वो डिपार्टमेंट का व्यू है कि वो फाइल नहीं कर सकता बट CTP भरना चाहता है, तो बोलो हाँ CTP भर सकता है, क्या दिक्कत है? नहीं। और कैंसिलेशन के केस में भी भर सकता है। अच्छा, थियोरेटिकल सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लें वो आपसे कि बताओ कि टैक्स पीरियड से पहले पहले मतलब GSTR 1 भर सकते हैं या नहीं भर सकते, वो ऑप्शनल है। अच्छा, ट्रू ट्रू है या फॉल्स है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है क्या? कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए बस इसमें। अच्छा, यहाँ पर जैसे ही 1 से लेके, अब बताओ कहाँ तक बोला है, 10 नवंबर तक बोला है क्या? बोलो ना, बोलो बोलो। यस सर। 10 नवंबर तक क्या करेंगे, 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक फाइल करेंगे हम क्या, GSTR 1 फाइल करेंगे। फिर उसके बाद बोलेंगे 10th के बाद से, यानी कि जो 11th शुरू हुआ, 11th टू 15th, यानी मान लो 15th यहाँ सर तक आया। 10th नवंबर या 13th नवंबर? 10th नवंबर ना, अक्टूबर के बाद कौन सा आता है, नवंबर में अभी ही तो तो QRMP है ना। किसने कहा QRMP? मैं पूरा चार्ट में बता रहा हूँ प्रोसीजर क्या चल रहा है। मतलब अक्टूबर की रिटर्न हम कब भरेंगे, अक्टूबर में तो भर नहीं सकते, कब भरेंगे, नेक्स्ट मंथ में, नवंबर में। तो नवंबर में कब भरेंगे, 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक, यही तो बताया अभी तक। सर आपने QRMP में भी जो एक पॉइंट लिखवाया था, अप टू 13 डेट ऑफ 16 हाँ तो टैक्स पीरियड, वो उतना खत्म था। हाँ, वहाँ पे खत्म है ना वो, मैं नॉर्मल प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल मंथली, जो मंथली सिस्टम। QRMP में तो क्वार्टरली होता है, मैं मंथली की बात कर रहा हूँ, समझ में आ ओके रहा है? सर। अच्छा, तो यहाँ पर क्या बोला, 10th के बाद फिर मैं क्या हो जाएगा, ये जो सिनेरियो है यहाँ से लेके यहाँ तक, बोलो जरा, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये ब्लॉक रहेगा क्या यहाँ तक, बोलो, इस पीरियड में क्या हो जाएगा, GSTR 1 भर पाओगे क्या? कैन नॉट बी फाइल्ड, ठीक है ना? और इसके बाद क्या दोबारा भर पाओगे आप 20th तक, बोलो, यानी कि आफ्टर 15th नवंबर
लेट फाइलिंग ऑफ GSTR1 shall be allowed। बोलो, चार्ट में भी समझ में आ गया क्या सारी चीज? बोल दो जरा, क्या चार्ट में दोस्तों आपको समझ में आ चुका है या नहीं आ चुका? जल्दी से बता दो मेरे को, बताओ बताओ। कोई बोलता भी नहीं। हो गया सर। हो गया, लिख लिया, समझ में आ गया ना? यस सर। लिख लिख के समझ रहे हैं क्या हम लोग? यस सर। चलो, नेक्स्ट हम लिखेंगे नंबर 3 पे। क्या लिखेंगे नंबर 3 पे? कंटेंट ऑफ GSTR1। क्या बोल रहे हैं हम? कंटेंट ऑफ GSTR1 की बात हम कर रहे हैं, यानी कि GSTR1 में क्या कंटेंट होना चाहिए। ये आप किससे ले लो, ये आप किससे देख लोगे? ये आप अपने पोर्टल। स्टडी मटेरियल से देख लोगे। स्टडी मटेरियल, ठीक है ना? कंटेंट क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं, क्या क्या होना चाहिए। आउटवर्ड सप्लाई होगी, अच्छा, फिर HSN के बारे में बात होगी, इसके बारे में बात होगी, अच्छा, वैल्यू लिखना होगा, GSTN लिखना होगा, GST रेसिपिएंट का GSTN नंबर, उसका एड्रेस, ये वो फलाना दिमाग, वो सारी चीज़ें पढ़ लोगे क्या वहाँ से? उसका POS लिखना होगा, ठीक है क्या? इसको लिखवाने की ज़रूरत तो नहीं मेरे को? नहीं सर, ठीक है। चलो, फोर्थ, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लिखना इंपॉर्टेंट। डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, यानी कि ए की बात कर रहे हैं अब हम। आउटवर्ड सप्लाई की कौन सी डिटेल्स होती हैं, कैसे डिटेल देनी है, यानी कि जो हम इनवॉइसेस के बारे देंगे। पहले तो बता दो, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मींस, देखो, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मींस डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज मींस डिटेल्स ऑफ इनवॉइस, फिर उसके बाद रिवाइज्ड इनवॉइस, इसके बाद तीसरा डेबिट नोट, डेबिट नोट के बारे में बता दो, इसके बारे में बात, क्रेडिट नोट के बारे में बता दो। समझ में आ रहा है? डिटेल किस किस की देनी है? इनवॉइस के बारे में देनी है, रिवाइज इनवॉइस के बारे में देनी है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। आई होप आपको ये सब चीज़ अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, हम लोग अपने चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है क्या? चलें क्या आगे? यस सर। चलो, बी। बी में क्या बात कर रहे हैं हम? इनवॉइस डिटेल वाइज। अच्छा, अब इनवॉइसेस ये मेन है। अब इनवॉइस की बात कर रहे हैं कि इनवॉइस वाइज डिटेल भरें या फिर कंसोलिडेटेड डिटेल्स भरें। डिटेल्स भरें, बात समझ में आ रहा है क्या? कि भैया कैसे भरें? इनवॉइस वाइज डिटेल मतलब एक एक बिल पकड़ते हैं और उसकी उसकी एंट्री चढ़ाते जाते हैं पोर्टल पर, या फिर टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं और टोटल टैक्स निकाल लेते हैं और टोटल टैक्स जमा कर देते हैं। बताओ कैसे डिटेल देनी पड़ेगी हमारा? तो पोर्टल क्या बोलता है समझो, देखो, आउटवर्ड आउटवर्ड लिखो, आउटवर्ड सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाईज, कल सप्लाईज अगर आपने की है, यानी कि सेल्स अगर आपने किया है, दो चीजें। सबसे पहला, सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दो। देख लो पैटर्न, देख लो थोड़ा सा।
यही चल रहा है क्या हमारा? सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दो, और जो ऊपर? इससे ऊपर की लाइन थी वो। ये वाला देख लो। लिख लिया क्या? यस सर, हो गया। अच्छा। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर क्या, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? अगर सप्लाई की गई है बी टू बी बोले तो बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि सामने वाला क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा या नहीं लेगा? लेगा सर। लेगा। तो जब B2B है तो क्या मैं कंसोलिडेटेड डिटेल डाल सकता हूँ या फिर मेरे को उसका बिल ही चढ़ाना पड़ेगा? बिल ही चढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। यानी कि चाहे आप B2B सप्लाई इंटर में करें या फिर इंट्रा में करें, समझ में आ रहा है क्या? चाहे आप इंटर स्टेट सप्लाई हो, चाहे आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, दोनों में क्या होगा बोल दो जरा। इनवॉइस वाइज डिटेल क्या बोलेंगे? इनवॉइस वाइज डिटेल्स भरेंगे, ठीक है? यानी कि एक एक बिल उठाएंगे और एक एक बिल चढ़ाएंगे, ठीक है ना? बिल का अमाउंट, बिल का बिल का बिल कितना टैक्स जमा हुआ, कितना उसका रेट है, कितना उसका HSN है, अच्छा कहाँ पर सप्लाई की गई है, POS, इंटर स्टेट के केस में POS भी लिखेंगे वहाँ पर, वो सारी चीज़ें बताएंगे वहाँ पर, बिल वाइज बताएंगे, यानी इनवॉइस वाइज डिटेल डालेंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बोल दो। अच्छा, अगर आप करते हैं B2C, बताओ ये लाखों में हो सकती है नहीं हो सकती है? लाखों में हो सकती है, करोड़ों में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है या नहीं हो सकती? अब सोचो अगर आपके लिए बोल दें कि भैया इसको आप बिल वाइज भरो, तो क्या मुश्किल नहीं हो जाएगी आपके लिए? बोलो यस और नो। भाई हर एक बिल कौन पकड़ के चलाता रहेगा? और यहाँ पर सामने वाले को तो चाहिए नहीं, तो सामने वाले का GSTN नंबर तो है नहीं, तो सामने वाले को ITC तो चाहिए नहीं। यहाँ पर तो सामने वाले को ITC चाहिए था, इसलिए उसके GSTN पर हमें डिटेल्स भरनी थी, लेकिन यहाँ पर GSTN वाइज बाइफरकेशन करने की ज़रूरत तो है नहीं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम लोग, देखो ज़रा, ऐसा चलाएंगे तो कहाँ गया? हाँ, हाँ, ये रहा। अरे ये ई वे बिल वगैरह आपने देख लिया है क्या? नहीं सर, रहता है अभी। देखो फटाफट, क्या कर रहे हो तुम? प्राइवेट हो जाएंगी वीडियोस हैं? तुम लोग बहुत मजे लेते हो। लॉ वाले सर की धमकी। हाँ, लॉ वाले सर की धमकी क्या? मैं ही एक शरीफ इंसान मिला हूँ तुमको, मुझे लूट रहे हो तुम लोग। मेरा काम ढंग से करते नहीं तुम लोग, बड़ा लाइट लेते हो। अभी मैं उड़ा दूंगा वहां से सारी चीजें। हमने सब्सक्राइब कर रखा है। क्या कर रखा है? सेव कर रखा है तुमने? ये बड़े बदतमीज लोग हैं। डाउनलोड कर लेंगे अभी। अच्छा डाउनलोड स्टेट, अच्छा इंट्रा स्टेट नहीं नहीं, कोई डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, वो पड़ी रहेगी तुम लोगों के लिए। इंट्रा स्टेट सप्लाईज तुम्हारे एग्जामिनेशन तक तो नहीं हटाने वाला हूँ मैं, फिर उसके बाद शायद हटा दूँ। इंटर स्टेट सप्लाईज। अच्छा एक बच्चे का मैं तुम्हें वो रिव्यू बता देता हूँ, वहाँ पर दिखाता हूँ तुम्हें। आप सेंड कर चुके हो? देखा था तुमने? हाँ जी सर। दिखा दो, मैं तुम्हें दोबारा दिखाता हूँ, देखो क्या लिखा है, पढ़ो एक बार। सर हज़ारों वीडियोस देखा यूट्यूब में ई वे बिल के बारे में, बट आपके जैसा कोई समझा नहीं पाया। अच्छा ये क्या लिखा है? अपना आपने जितना आपने जितना जितना आसान। आसान सा समझाया,
आसान सा समझाया, अब कोई क्वेश्चन ही नहीं है। थैंक्स सर, थैंक यू वेरी मच। आई ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड योर चैनल एंड लाइक योर वीडियो, थैंक्स अगेन। देखा, तुम लोग देखते हो, कुछ कुछ कमेंट वगैरह करते नहीं तुम लोग, है ना। देखो बाहर वाले लोगों को कितना इंपॉर्टेंस पता लग रहा है इन सब चीज़ों का। हम मुंह पर तारीफ करते हैं। अब जैसे देखेंगे ना सबसे दोबारा से देखेंगे। दोबारा से देख के सर, करते हम हो? फेस टू फेस कर देते हैं तारीफ। अच्छा, नहीं नहीं, फेस टू फेस हमें चाहिए नहीं, आप यहाँ पे तारीफें करो हमारी। नहीं सर, अब दोबारा से आप वीडियो में जाते हैं फिर करेंगे। चलो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ऐसा नहीं है मैं ज़बरदस्ती करा रहा हूँ, देखो बच्चे ऑटोमेटिकली कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है ना। अल्लाह से प्रेयर कर दे 6-7 तुम लोग को कदर नहीं ना, तुम लोग को कदर नहीं हमारी कोई, ठीक है यार, ठीक है चलो कराएंगे हम, है ना। चलो आओ 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 पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम? आज से कसम खा लो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो तारीफ करने का वहाँ पे नीचे, ठीक है ना, कुछ ना कुछ सर, लिख सिर्फ देने आपकी का, वीडियो। बस ठीक है। कंसोलिडेटेड डिटेल्स फॉर ईच सर, ये वाला चीज तो आप पहले मतलब बता चुके हैं ना इसमें। रेट ऑफ टैक्स। नहीं नहीं, पहले नहीं बताया, अभी मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ है, लिखते जाओ फिर उसको बता देंगे। एग्जाम्पल लाइन रह गई लिखने पर। ये हाँ सर। छोटा कर देता हूँ, लिखो B2C 5% वाले, B2C 12% वाले, B2C 18% वाले और B2C 28% वाले। लिखते जाओ, अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ क्या है। इंटरस्टेट सप्लाईज के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें भी दो चीज़ें आएंगी। ऑलमोस्ट आपने पेमेंट ऑफ टैक्स में भी ये चीज़ें पढ़ चुके थे, जब टैक्स इनवॉइस के बारे में पढ़ रहे थे तभी भी ये चीज़ें पढ़ चुके थे, ठीक है। अब यहाँ पर GSTR 1 है, इसमें भी वो चीज़ें पढ़ेंगे, यानी कि जो हम टैक्स इनवॉइस के बारे में पढ़ रहे थे, उसके अपलोड के बारे में पढ़ रहे थे, अब यहाँ पर हम पूरा पूरा प्रॉपर पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, वही चीज़ें सारी। अगर इंटरस्टेट सप्लाई किया आपने तो वैल्यू क्या हो गया, इनवॉइस वैल्यू क्या है, मोर देन 2.5 lakhs, इनवॉइस वाइज, ठीक है क्या, इसको इनवॉइस वाइज देना है। और अगर इनवॉइस की वैल्यू अप टू 2.5 lakhs तक है, इसकी कौन सी डिटेल जाएगी, कंसोलिडेटेड डिटेल्स फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स। क्या लिखेंगे हम लोग, कंसोलिडेटेड डिटेल्स, ये चीज़ हटता नहीं क्या यहाँ से, क्या है हाँ? हाँ, ऐसा है क्या, अच्छा आ तो गया, कंसोलिडेटेड डिटेल्स, लेकिन फिर पेन कैसे चेंज होगा, डिटेल्स फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स। यहाँ पे लिखेंगे इसको ऐसे करके, फॉर एवरी स्टेट सेपरेटली, स्टेट सेपरेटली, सेपरेटली,
लिख लिया क्या, समझाऊं? यस सर। चलो देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं दो तरीके की बातें हो रही हैं हमारी। या तो हम लोग हमने क्या कहा, मैं कह रहा हूं कि अगर कुछ डिटेल्स हमें इनवॉइस वाइज डालनी है और कुछ डिटेल हमें कंसोलिडेटेड डालनी है। कंसोलिडेटेड मतलब इनवॉइस वाइज मतलब भाई इनवॉइस में जो भी डिटेल है एक एक करके डिटेल उठाएंगे, डिटेल डाल देंगे। कंसोलिडेटेड मतलब क्या हो गया कि भैया 3 4 10 15 20 25 100 इनवॉइसेस का टोटल सेल बताएंगे, टोटल वैल्यू उठा लेंगे। यानी कि 1 लाख की सेल है तो 1 लाख का सेल। अच्छा 1 लाख के सेल में, अच्छा यहां से ये वाला जो है ये 18% का है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं आपको? ये 18% का है बिल, ये 18% का बिल है, ये 5% वाला बिल है, ये 5% वाला बिल है और ये 12% वाला बिल है। तो अब मेरे को बात बताओ, कंसोलिडेशन हम किस किस चीजों का कर सकते हैं बताओ? हर एक रेट का हमें कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, नहीं करेगा? यानी कि 5% का। बिल्कुल सही है। तो यानी कि 18% का एक अलग से, ये दोनों दे देंगे एक साथ, इसकी डिटेल एक साथ दे देंगे। 12% के मान लो 3 4 हैं तो 12% के अलग से दे देंगे। बोलो यही करेंगे या नहीं करेंगे? यानी कि अगर मैं बोलूँ 18% में 2 बिल हैं और 2 बिल में क्या बोल रहा हूँ मैं, 18% में अगर मेरे 2 बिल हैं और इस बिल की कीमत, इसमें जो वैल्यू थी वो 1 लाख की थी, इसमें जो वैल्यू थी ये 5 लाख की थी। तो टोटल मैं क्या बोलूँगा वहाँ पे, टोटल सेल्स कितनी होगी, टोटल वैल्यू कितनी बोलो? 5 लाख और 1 लाख, 6 लाख लिख दूंगा टोटल मिला के। अच्छा वहां पर लिखेंगे, अच्छा जीएसटी रेट कितना आ जाएगा? जीएसटी रेट बोलूंगा 18%। अच्छा फिर यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगा, उसका जीएसटी अमाउंट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपलोड करूंगा एक बार को। फिर दूसरी बार को क्या आएगा, दूसरी बार में 5% वाले कितने हैं, तो यहाँ पर उसी तरीके से 5% की वैल्यू लिख दूंगा, जीएसटीआर 1 लिख दूंगा। ऐसी 12% वाले, तो ईच रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से हम कंसोलिडेट करेंगे। और एक और बात बताऊं, हर एक स्टेट का अलग अलग लिखेंगे। मान लो कि ये जो चीज था, ये जो चीज है 18% वाला ये था दिल्ली में 18% वाले सेल होती है। अच्छा ये महाराष्ट्र में सेल होती है, ठीक है क्या? और महाराष्ट्र में और भी 18% वाले अलग से हैं। तो क्या 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 चीज करेंगे, एक तो दिल्ली वालों का अलग सेल बता देंगे, फिर महाराष्ट्र वालों का अलग सेल बताएंगे, महाराष्ट्र वालों का टोटल। कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? जिनको कंसोलिडेट करना है, कंसोलिडेटेड डिटेल्स भरनी है हमने। अब देखो क्या क्या बोल रहा है वो कहता है कि भैया कहां पे था हमारा, हाँ कह रहे हैं कि अगर आपने B2B भरा है, B2B सेल्स करते हो, तो भैया B2B सेल्स को तो चाहे इंटर करो चाहे इंट्रा करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनवॉइस वाइज ही डिटेल डालनी पड़ेगी उसको। यानी कि एक एक इनवॉइस पकड़ो और डिटेल डालते जाओ। लेकिन अगर B2C करते हो तो बताओ, मैंने बोला था ना कंसोलिडेशन का नाम ही किस में आएगा, B2C में। अब B2C में मान लो आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो, मान लो दिल्ली में हो और दिल्ली में ही सप्लाई कर रहे हो। क्या बोला मैंने, दिल्ली में हो एंड दिल्ली टू दिल्ली सप्लाई कर रहे हो। तो दिल्ली टू दिल्ली में हर एक रेट वाइज आपको कंसोलिडेटेड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, बोलो यस और नो? यस। यानी दिल्ली टू दिल्ली में मैंने किया, मैं 18% को अलग से बताऊंगा, 18% के बिल अलग से देख लूंगा, 12% के बिल अलग से देख लूंगा, भाई 28% में के बिल को मैं अलग से देखूंगा और उनकी डिटेल्स डाल दूंगा। ठीक है क्या? अच्छा इंटर स्टेट अगर करोगे तो उसने बोला इंटर स्टेट में भी कंसोलिडेटेड डाल सकते हो, हर एक स्टेट वाइज का आप कंसोलिडेशन डाल सकते हो। मैंने क्या बोला, ये बंदा जो रजिस्टर्ड कहाँ पे था, दिल्ली में रजिस्टर्ड था। अच्छा दिल्ली टू दिल्ली किया तो ये तो हो गया इंटर। मैं बोल रहा हूँ दिल्ली टू महाराष्ट्र किया या दिल्ली टू पंजाब किया इसने, तो अब यहां पर भी जितने रेट होंगे उसी रेट के हिसाब से कंसोलिडेट करेंगे या नहीं करेंगे? अरे बोलो ना। सर लेकिन वैल्यू पे डिपेंड करता है ना। 18% ये दोनों बिल का एक साथ कंसीडर कर देंगे। 12% यहाँ पे 5%। हाँ मैं अभी पहले क्या बोल रहा हूँ, मैंने कहा कि पहले इनको कंसोलिडेट करेंगे, लेकिन अगर इनमें से किसी भी, मान लो कि इसकी वैल्यू जो है वो 2.5 लाख से ऊपर की है, इसकी वैल्यू क्या है, 2.5 लाख से ऊपर का एक बिल दिया गया है, इसको समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इसको भैया हम कौन से वाइज भरेंगे, इनवॉइस वाइज ही डिटेल भरेंगे इसकी। भैया ये है कौन ऐसा बंदा जो 2.5 लाख का सेल, मतलब 2.5 लाख का कंज्यूमर है तुम्हारा, तो ये बड़ा कंज्यूमर है तुम्हारा, अरे बोल दो ना। तो बड़ा कंज्यूमर है तो भैया इसके बारे में तुम इनवॉइस वाइज ही डिटेल डालो,
ठीक है। इस और बाकी लोगों को आप कंसोलिडेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोगों को क्या करो, इनको कंसोलिडेशन में डाल दो, इसको अलग से दे दो डिटेल्स की में। बात समझ में आ गई क्या? हाँ। पंजाब में भी फिर इसको अलग से ही ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन पंजाब में मान लो एक और मैं बात करूं, 18% का एक बिल था जिस पर जिसका वैल्यू था 2.5 लाख से ऊपर, तो क्या इसको इनवॉइस वाइज डालनी पड़ेगी क्या? यस, इनवॉइस वाइज डालना पड़ेगा। या फिर 5% के दो थे, तो एक था उसमें से 2.5 लाख से ऊपर का और एक था 2.5 लाख से कम का, तो क्या तीनों को ही इनवॉइस वाइज डालना पड़ गया? यहाँ पे मान लो 3 ही बिल थे, इसमें 2 बिल जो थे वो 2.5 लाख से ऊपर, और ये भी, क्या तीनों को ही फिर इनवॉइस वाइज डालना पड़ जाएगा? बोलो ना। एक का तो हो नहीं पाएगा, एक का तो हो नहीं पाएगा, कंसोलिडेशन तो मतलब ही नहीं बनता उसका, यानी उसकी डिटेल तो डालनी है हमें। समझ में आया क्या? बोलो यहाँ तक ठीक है क्या? बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज ही चल रहे हैं। देखो लॉजिक भी यही बनता है, ठीक है ना, कि भाई अगर आपको कंसोलिडेटेड डिटेल डालनी है तो कैसे डालोगे? सेम रेट की चीजों को एक साथ कंसोलिडेट करोगे और एक स्टेट में हर स्टेट का अलग अलग ब्यौरा दोगे, यही तो लिखा हुआ है इसने क्या बोला? 2.5 लाख की अगर बात कर रहे हैं इंटर में, अगर 2.5 लाख से ज्यादा का अगर बिल है तो भैया इनवॉइस वाइज डिटेल दे देना, लेकिन अगर 2.5 लाख से जो भी अप टू 2.5 लाख वाले हैं उनको कंसोलिडेटेड कर दो, ईच रेट वाइज, हर एक रेट वाइज और हर एक स्टेट वाइज सेपरेटली बता दो। ठीक है क्या? यस सर, या पहले बता चुके हो? हाँ मैं पहले बता चुका हूँ, मैंने टैक्स इनवॉइस में पहले बता दिया था, अब यहाँ पर भी आ रहा है तो अब यहाँ पर इसका पार्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है क्या? यहाँ पर हो गया क्या हमारा ये वाला पोर्शन? वैसे दिख रहा है क्या कुछ? अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर तो दिख रहा है क्या आपको? बहुत छोटा दिखेगा। ऐसे हेलो, दिख रहा है क्या? बहुत छोटा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो सही दिख रहा है। दिख रहा है सही? तो मैं इसको बड़ा ही लिख देता हूँ। ऐसे पेज की तो दिक्कत हमने अपने को है नहीं, है कि नहीं? अपने कौन से पेज जा रहे हैं, अपने कौन से इंक खत्म हो रही है। ही आ जाओ, देखो सी के बारे में बात कर रहे हैं, GSTR 1। जी हाँ दोस्तों, सी GSTR 1 के बारे में बात करते हैं। ऑटो पॉपुलेट, देखो अगर सामने वाले ने GSTR 1 भरा है तो सारे कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे डाल दिए, जो जो थियोरेटिकल चीज़ें हैं मैंने उसको एक बड़ा ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है। बच्चों को पढ़ने में बड़ी आसानी हो जाने वाली है, इसमें आपको बहुत आसानी रहेगी। इसमें सिर्फ देखना है, पढ़ना है, देखना है, पढ़ना, देखना है, पढ़ना, समझ में आ जाएगा सारा। ऑटो पॉपुलेशन किसके बारे में बात कर रहा हूँ? यानी कि अगर सप्लायर GSTR 1 भरता है तो ऑटो पॉपुलेट होगा, क्या होगा? रेसिपिएंट का। यस सर, GSTR 2 है, 2B। वेरी वेरी गुड, लेकिन लिखेंगे यहाँ पे रेसिपिएंट का, रेसिपिएंट का। ये रीड ओनली बेसिस पे होता है क्या? यस सर। उसको ऑल्टर वॉल्टर तो नहीं कर सकता है वो? क्या ये हर दिन चेंज होगा? यस। रेसिपिएंट का क्या होगा? GSTR 2A एंड 2B। और ये किसके लिए है? नॉर्मल या फिर रेगुलर टैक्स पेयर के लिए। रेगुलर किसके लिए है? ये रेगुलर टैक्स पेयर के लिए। रेगुलर टैक्स पेयर का क्या ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा? बोल दो जरा सा। 2A एंड GSTR 2 है, 2B। 2B, वेरी गुड। अच्छा, अगर GSTR 1 सप्लायर ने भरा है और सामने वाला कौन है? कंपोजिशन डीलर। कौन है? कंपोजिशन टैक्स पेयर। हो सकता है नहीं हो सकता? बोलो। कंपोजिशन टैक्स पेयर माल खरीदेगा तो टैक्स देगा या नहीं देगा? कंपोजिशन डीलर यस सर, देगा टैक्स तो पे करेगा ही ना। यस सर। ठीक है, और जो टैक्स पे करेगा क्या वो उसका इनपुट ले सकता है क्या? सर नहीं, इनपुट नहीं लेगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है आप लोगों के। GSTR 4A किसकी बात कर रहा हूं मैं? उसका क्या ऑटो पॉपुलेट होगा? GSTR 4A।
अच्छा बोलो ये 4A को क्यों दे सर, वो तो ले नहीं पाएगा। कंपोजिशन तो मतलब कंपोजिशन डीलर तो कभी भी इनपुट लेता नहीं है, फिर वो 4A में क्या ऑटो पॉपुलेट कर रहे हैं हम लोग, क्यों ये बकवास चीज सी चीजें कर रहे हैं। रीड के लिए बस हाँ नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन वो फायदा है क्या उसका। उस पता लगेगा ना कितना टैक्स बनता है इसका। टैक्स तो वो नहीं सर, अगर वो कंपोजिशन से कभी रेगुलर स्कीम में जाएगा ना, वेरी तो गुड अपना वेरी गुड वेरी इनपुट गुड ले सकता है। वेरी गुड। जब वो कंपोजिशन छोड़कर रेगुलर स्कीम में चला जाएगा, तब तो ये चीज यहां से पता लगेंगी ना कि कितना इनपुट उसके पास है, कितना पे किया है, जितना स्टॉक में पड़ा हुआ है उसके उस पर उसको मिलने लगेगा क्रेडिट। समझ में आया या नहीं आया। तो ये डिटेल्स Yes, उसके sir. लिए तब काम आएगी। फिर अभी बात करते हैं GSTR, सामने वाले का। जी अगर कोई सामने वाला जो है जिसने परचेज किया वो क्या है, फॉर ISD है। ISD जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, ISD टैक्स पेयर सेपरेट इसको न, अगर इसने रजिस्ट्रेशन ले भी रखा है इस कंपनी ने, तो अगर ये ISD बना हुआ है यानी ये डिस्ट्रीब्यूट करता है क्या, अपने अपनी ब्रांचेस को इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इसको सेपरेट ISD का रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं हम इसको, GSTR 6A में इसका ऑटो पॉपुलेशन होगा। ठीक है, लिख लिया क्या, आगे बढ़े। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ भाई, बहुत काफी चीजें लिखनी है अभी। लिख लिया क्या, चलो लिखेंगे नंबर डी में क्या लिखेंगे, HSN। क्या लिखेंगे अब, HSN के बारे में। HSN का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म बता दो, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर कितने डिजिट का होता है ये, 6। 6. वेरी गुड, 6 डिजिट कोड। ठीक है, क्या ये हर किसी में डिफरेंट होता है, हर किसी प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है। यस Yes. अच्छा, अब नोटिफिकेशन आ चुकी है, इसको अमेंडमेंट हो चुका है इसमें, तो नोटिफिकेशन में डायरेक्ट लिखवा दूंगा आपको, क्या आपके लिए एप्लीकेबल है। नोटिफिकेशन नंबर लिखो 2/2017। ये वैसे आपको लिखना नहीं है, बट फिर भी मैं ये आपको रेलिवेंस के लिए दे रहा हूँ, ताकि आप अगर जब इंटरनेट पर भी पता करना चाहो, आप क्या लिखोगे, नोटिफिकेशन नंबर 2/17, डेट लिख देना CT, यानी कि CT मतलब सेंट्रल टैक्स के अंडर में ये नोटिफिकेशन निकाली गई है 28/6/2017 को। ठीक है, एज अमेंडेड फ्रॉम, पहले वाले आपके जो पुराने नोट्स थे उसमें इन्होंने दोनों चीज़ें दी हैं, पुराना भी दिया हुआ है, नया भी दिया हुआ है, और थोड़ा कंफ्यूजिंग मैटर में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर पूरा का पूरा क्लियर कर दिया गया है कि कौन सा आपके एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल है। देखो क्या कह रहे हैं हम, कह रहे हैं कि अगर आप टेबल बनाएंगे, पहले तो टेबल बनाएंगे, हो टेबल बनाएंगे, पढ़ाई करेंगे, लिखेंगे एनुअल टर्नओवर इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डिजिट ऑफ HSN कोड। अच्छा ये क्या है, अप टू 5 करोड़ तक है अगर, तो क्या बोलेंगे, और या फिर मोर देन, सिंपल बना दिया गया। पहले होता था कि 5 करोड़ से लेस, फिर उन्हीं 2 करोड़ से लेस, ऐसा 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 चीज़ें हुआ करती थी। अब यहाँ से पूरा का पूरा क्या कर दिया, इसको हटा दिया है, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अप टू 5 करोड़, फिर मोर देन 5 करोड़। अच्छा, अप टू 5 करोड़ तक क्या हो जाएगा, फॉर B2B सप्लाई अगर की है आपने, तो कितने डिजिट दिखाने पड़ेंगे, कह रहे हैं कि भैया 4 डिजिट दिखाओ। ये हमने पहले भी पढ़ लिया था क्या,
यस। हाँ सर। B2C अगर होगा तो 4 डिजिट, बट वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल बोले यानी दिखाना चाहो तो दिखा दो, वरना नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा। अगर आपकी 5 करोड़ तक की सेल है पिछले प्रीवियस ईयर में, ठीक है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़, लेकिन अगर 5 करोड़ से ज़्यादा की है तो आपको पूरे के पूरे 6 डिजिट दिखाने ही होंगे। ठीक है, चलें आगे। चलें क्या? एक मिनट सर बस। अच्छा, देख लो। लिख लिया? यस सर हो गया। चलो, अब देखो, अब बहुत सारी चीजें ना आप लोग पढ़ चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ऑलमोस्ट सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, यानी कि लास्ट हम पढ़ रहे हैं जीएसटी रिटर्न के बारे में। बात सिर्फ हमारा एग्जाम्शन चैप्टर रह जाएगा। एग्जाम्शन चैप्टर में पढ़ते जाएंगे कि भैया ये चीजें एग्जाम्ट है, ये चीजें एग्जाम्ट है, खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा जीएसटी लॉ। ठीक है, जीएसटी लॉ के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अब आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि नहीं नहीं ये चीज़ नहीं सुनी हमने, ये चीज़ नहीं सुनी। जैसे पहले क्लासेस में होता था, अच्छा सीटीपी क्या है, पहले याद रखने में थोड़ा थोड़ा दिक्कत होती थी मेरे ख्याल से, है कि नहीं? बोल दो जरा, या नहीं होती थी पहले भी? तो आप ही करवा देते थे याद। नहीं, वो तो हो ही जाती थी, वैसे तो हमारे क्लास में ही याद हो जाता था, और बाकी उस कॉन्सेप्ट को बार बार मैं बोलता रहता था तो आपको भी याद हो जाती थी, है ना? यस सर। चलो, ये वाला तो ठीक है। और कलर कहाँ गया यार? पिंक इज माई फेवरेट कलर। है कि नहीं? तुम लोगों का भी पिंक फेवरेट कलर है क्या? हैं? नहीं सर। हैं? ये क्या, ये क्या बोल दिया तुम लोगों ने? ये तो सुनना ही नहीं था हमें। ठीक लगता है बस, फेवरेट टाइप नहीं है। अच्छा, फेवरेट टाइप नहीं, किसी का नहीं है फेवरेट तुम में से? बचपन में ही पूरा का पूरा दीवारें पिंक होती हैं बच्चे के। आजकल तो ऐसा ऐसा कमरा जो अलग से बनाया जाता है, पता है ना कॉन्सेप्ट? हाँ, बच्चे का कमरा अलग बनाया जा रहा है, तो पिंक पिंक गुड़िया रख दी है। अच्छा, पिंक टेडी बियर है, पिंक कमरा है। अच्छा, स्टार स्टार लगा देते हैं। वो बच्चे में कौन, अच्छा बेबी गर्ल है तो फिर उसके लिए तो ये पिंक पिंक सा पूरा पूरा कमरा बनाया जाता है कि नहीं? हाँ सर वो तो देखा है। देखा है ना, कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। हमारे सर हमारा जमाना चल गया, अब तो हम लोग हाँ, सही कह रहे। तो अब तो चिल्ला। अच्छा, नहीं, हमारे में तो ऐसा कुछ नहीं था ना। हम तो भैया एक दो कमरों में रहते थे, तो तो ऐसा तो कोई हमारा होता ही नहीं था। हाँ ठीक है, अच्छा यहीं पे सो रहे हैं, अच्छा तुम अगले वाले कमरे में सो रहे हो। अच्छा, तो ऐसा तो हमारा वैसे भी कभी नहीं रहा है। कोई फेवरेट कलर जो मिल गया ले लो। जो मिल गया ले लो, है कि नहीं? इनवॉइस, हम सभी चीजों में खुश थे। नहीं, एक मांग भी लेते तो भी मिलता क्या? नहीं दिन बातें सुननी पड़ती है, और बातें हाँ, सब बेटा भी तुम्हारे लिए बनाएंगे हम। अभी बनाएंगे, रुक जाओ, तुम्हें बताते हैं। हमारे पापा ने हमें नहीं दिया। तुम लोग में, हमारे पापा तो ऐसे कहते हैं, क्या कहते हैं, हम लोगों ने तो हम लोग गांव में रहते थे तो हम लोगों ने पैंटें नहीं पहनी थी, तुम लोग तो पैंट पहन के जाते हो। मैंने कहा वाह, क्या बड़ी चीज बताई आपने हमें। कितना एहसान कर दिया। तो बड़े हो जाएंगे ना, खुद ही कमाई कर लेना। क्या कहते हैं? खुद ही कमा के कर लेना। हाँ खुद ही कर लेना फिर। हाँ, ये तो है, वो तो हम कर ही लेंगे, वो आपसे पूछेंगे थोड़ी हम। है कि नहीं? उसमें कोई रोकेगा क्या फिर हमें? बोलो। तभी बिना पूछे थोड़ी कर पाएंगे। हाँ, अच्छा ऐसा है क्या? भूल जाओ। हमें ना रोकेंगे नहीं, बट हाँ बताना तो पड़ेगा ना हम ऐसा कर रहे हैं। हाँ, वो तो बता हाँ, वो तो बोलेंगे, बोल देंगे वो तो। उनमें तो वो वैसे ही बोलते रहते, फिर बाद में आप सुनते भी नहीं हो, ये तो पता ही है हमें।
फिर आप समझाई देते हो उनको कैसे ना कैसे करके, अरे छोड़ो ठीक है करा ही लेते हैं ना, क्या दिक्कत है ना। पेरेंट्स तो रोकेंगे ही, उनका फर्ज है रोकना। सही रहा आपको दिखाना, आप लोग भटक जाते हो और उसको जनरेशन गैप बोल देते हो बाद में। क्या जाता है आप लोगों का। कुछ आया क्या, आवाज़ आ रही है मेरी या फिर किसी ने कुछ मैसेजेस किए हैं, कोई मैसेज। ग्रुप पर मैसेज आया है बस। अच्छा अच्छा ग्रुप पर मैसेज है ना, चलो। देखो किसके बारे में बढ़ चले हम। डिटेल्स ऑफ इनवॉइस टू बी फर्निश इन GSTR1। GSTR1 में क्या क्या डिटेल्स आनी है वो तो पता ही है। अच्छा कोई स्कैन कॉपी आपको डालनी पड़ती है क्या उसमें इनवॉइस की, या फिर आपको सीधा सीधा अमाउंट्स अपलोड वगैरह करनी पड़ती हैं। बोलो ना, डिटेल डिटेल डालनी पड़ती है ना। स्कैन कॉपी तो नहीं डालनी पड़ती कि स्कैन करो नहीं बिल सर। को फिर अपलोड करो, नहीं स्कैन कॉपी नहीं डालनी पड़ती, आपको डिटेल्स डालनी पड़ती है। बट क्योंकि कभी कभी हम अपलोड अपलोड कहते हैं तो मतलब ये समझ में आता है कि अच्छा अपलोड मतलब क्या, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं या फिर हम उसको स्कैन कॉपी को अपलोड करते हैं, क्या करते हैं, डिटेल्स अपलोड करते हैं हम। डिटेल्स टू बी फर्निश्ड, लाइक क्या है, इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस नंबर, डेट, वैल्यू, रेट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स, etc। नो नीड टू मेंशन द डिस्क्रिप्शन। मैंने कई टीचर्स को देखा है ये वाला चैप्टर छुड़वा देते हैं, वो सिर्फ वहाँ से बोल देते हैं कि भैया इसको इस तरीके से पढ़ लेना, यहाँ पे ये पढ़ लेना, इसको ये इसमें ये है इसमें ये पढ़ लेना। लेकिन एक्चुअल में ये लास्ट में आते आते ना ये आप लोगों से छूट जाता है ये चैप्टर, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग भी नहीं रहता ये वाला चैप्टर आपको, और आपको लगता है बहुत लेंदी चैप्टर है तो छोड़ दो। तो इसीलिए मैंने बोला कि नहीं चलो इसको लिखवाते लिखवाते में ही पूरा कर लेंगे, मतलब इसको पढ़ने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी आपको। ओनली HSN। क्या चैप्टर क्या चीज़। ना हार्ड भी नहीं है, सही इंटरेस्टिंग टाइप है। हाँ इंटरेस्टिंग टाइप है ना, ये मैंने पूरा का पूरा आपको लिखवा के करवा रहा हूँ ना। क्या चीज़। हार्ड फॉर्म में है ना, आप हाँ, लिख हाँ ये जल्दी जल्दी हो जाएगा आपका। शॉर्ट फॉर्म्स में जल्दी जल्दी चीज़ें निपट जाती हैं, आपको बस अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। और वहाँ पर क्या होता है, रीडिंग फॉर्म में आप जब पढ़ने बैठेंगे ना इतनी बोरियत आती है उसको उसमें पढ़ने में। हाँ तो वो उस चीज़ के लिए मैंने मोस्टली इनकम टैक्स तो आपको इनकम टैक्स के चैप्टर्स जो हैं वो इसी तरीके से ही कराए हैं। आप अगर बुक में भी देखेंगे हमारी तो क्या है, पूरा कैपिटल गेन में हो गया, अच्छा ये हाउस प्रॉपर्टी में हो गया, चार्ट्स बने हुए हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस चार्ट बने हुए हैं, मतलब जिस जिस में बन सकते थे, जहाँ जहाँ बन सकते थे। अच्छा 80C to 80U में भी चार्ट बनाए हुए हैं। अच्छा टेबल में मैंने बना रखे हैं उसमें, ठीक है, एडवांस टैक्स वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा ये जो क्लबिंग प्रोविजंस है वो भी टेबल में बनाया हुआ था। और क्या था हमारा जो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड है वो तो उसी दिन क्लास में पूरा पूरा चार्ट वाइज होता था, क्लास में ही याद हो जाता था हमको तो, है कि नहीं। तो जो जहाँ जहाँ तक कोशिश बनती चली जाएगी वहाँ वहाँ तक आपके लिए चीज़ें आसान करते चले जाएंगे हम लोग, यही तो हमारा काम है। आओ, ऑटो पॉपुलेशन ये डन हो गया है, ये हो चुका है हमारा। 6th में हमको क्या करना है, अच्छा यहीं से 6th नंबर देखो क्या कह रहे हैं, हाउ टू अमेंड, कैसे अमेंड करना है दी डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई furnished in GSTR1 of prior tax period।
अच्छा रोहित क्या दोनों दोनों ग्रुप दे रहा है या फिर एक ही दे रहा है अभी? एक ही दे रहा है, फिर भी क्लास में नहीं आ रहा अब। वो मेरे से कह रहा सर अब इम्पोर्टेंट बता दो कि किसमें ज्यादा मार्क्स लेके आ सकते हैं। हम कर चुका है ना, इसलिए नहीं आ रहा, एक ही हाँ ग्रुप दे रहा है इसीलिए। हाँ, नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अब वो पूछ क्या रहा है? वो कह रहा है कि अब इम्पोर्टेंट बता दो किसमें हम ज़्यादा लेके आ सकते हैं, मतलब क्या पढ़े हम, इनकम टैक्स को ज़्यादा पढ़े, जीएसटी को ज़्यादा पढ़े। मैंने बोला देखो जीएसटी तो बटे बटे क्या चीज़, वाइज वेटेज भी बताते हैं ना सर। चैप्टर वाइज देखो वेटेज बताते हैं, लेकिन है ना मैं उसको मानता नहीं हूँ। मैं नहीं मानता वो चैप्टर वाइज वेटेज जो है वो न वो सही रहती है, और वो बस बता देते हैं ठीक है, बट प्रैक्टिकली वो है ना वो नहीं होता है। ठीक है, आईसीआई वो देखता है, अपना ट्रेंड देखता है, चीज़ें मतलब नॉर्मल है कि चलो ठीक है उसमें से कुछ पूछ लिया वो सारी चीज़ें बता देते हैं। प्रीवियस पेपर के हिसाब से बताते हैं बस। हाँ वही चीज़ है, लेकिन अब आपके आने वाले पेपर में कुछ आएगा वैसा आएगा या नहीं आएगा वो श्योरिटी नहीं होती है। ये तो मैं आपको साफ सीधी बात बता देता हूँ, ये कभी नहीं होता ऐसा कि भाई हाँ इसमें से इतना पोर्शन आ जाएगा, इसमें से पढ़ लो। हाँ नॉर्मल कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एक पैटर्न पे सेट है कि हाँ इसमें से कुछ पूछा जा सकता है, इसमें से पूछा जाता है नॉर्मली। तो क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता, और हर चैप्टर में से पूछा जाता है। ठीक है, हर चैप्टर का कुछ ना कुछ रेलिवेंस वो डाल ही देते हैं। अच्छा कभी कभी होता है कि पिछले अटेम्प्ट में कुछ नहीं पूछा। हाँ तो वो सारे टॉपिक बता देते हैं ना। मोस्टली मैं बोलता रहा हूँ यहाँ पर वो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट मैंने बोला कि आपको लास्ट तक आते आते ना हर एक चीज़ की क्या क्या होनी चाहिए, आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। सब चीज़ गुजार देना है आपको नज़रों के सामने से, बस आपके एग्जामिनेशन ऐसी मक्खन की तरह निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्टिव हमेशा लास्ट में हुआ जाता है, लास्ट के 3 4 5 चीज़ों में, जब 4 5 दिन या मैं बोलूँ ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन या 15 दिन बचे हैं और अभी भी कुछ नया पढ़ना रह गया ना, तब उसमें फिर सिलेक्टिव हुआ जाता है कि इसको पढ़ें या ना पढ़ें। लेकिन जो आप पढ़ चुके हैं ना ऑलरेडी, तो मेरा मानना यह है कि भैया उसमें से आप सिलेक्टिव मत हो, है कि नहीं? यस सर, अगर भूल भी गए तो कम से कम क्वेश्चंस तो कर ही लो। क्वेश्चन तो कर ही लो कि भैया और स्टार्ट हमेशा रिवीजन का एक नया मतलब यही जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ ना उसको अप्लाई करेंगे ना, हमेशा आपका रिवीजन फास्ट होगा और अच्छे से जाएगा। यानी जब भी आप रिवीजन करने बैठते हैं तो छोटे छोटे किसी एक सब्जेक्ट की उठाते हैं तो छोटे छोटे चैप्टर्स को पहले उठाओ। छोटे छोटे चैप्टर जितने आप जल्दी से उठाओगे ना, जो जल्दी जल्दी निपटते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है किसके किसके बारे में बोल रहा हूँ मैं? कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो, उसमें कुछ ना कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, तो छोटे छोटे टॉपिक्स और छोटे छोटे चैप्टर्स को निपटाओ। जैसे ये निपटा लोगे तो मोस्टली आप देखोगे कि छोटे छोटे चैप्टर मिलाकर ना वो एक 50 60 के अराउंड में बैठ जाता है। समझ में आ रहा है कि आपका कोर्स जो है 50 60 या 70 के अराउंड में आ जाता है। 60 मिनिमम तो आ ही जाता है छोटे छोटे चैप्टर्स को अगर मिलाओगे तो आप, और जो कि जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, फिर जब लास्ट में जैसे ये कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है हमारा छोटे छोटे चीज़ों को करके, फिर आपको रिवीजन करना है बड़े चैप्टर्स का। ठीक है, शुरू में ही बड़ा चैप्टर नहीं उठाना है, क्योंकि वो थोड़ा सा आपकी रिदम भी क्या होगा, कम होगा शुरू में, है ना। और उस लेवल से अब धीरे धीरे जब आप बढ़ते चले जाओगे उस चैप्टर में, तब आपको मजा आने लगेगा, तब वो जो फ्लो पकड़ोगे वो आप बड़े चैप्टर्स की तरफ पकड़ोगे। तो वहां पे ज्यादा फ्लो की भी जरूरत है और जल्दी भी खत्म होगा वो बड़ा वाला चैप्टर। समझ में आ रहा है? पैटर्न ही यही है, और एग्जामिनेशन का पैटर्न भी यही है कि एग्जामिनेशन में भी बड़ा चैप्टर बड़ा जो क्वेश्चन है उसको हैंडल नहीं करना है। पहले पहले छोटे छोटे जो क्वेश्चन आपको आते हैं ना, देख शॉर्ट लग रहा है कि अरे ये तो बहुत ही आसान था, इसको कर लो, इसको कर लेना, तो वही चीज़ मैंने बोला कि उसको पहले निपटाना है आपको अपने एग्जामिनेशन में भी। एग्जामिनेशन में कभी भी बड़े जैसे 16 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया है, 2 3 उसके पॉइंट्स भी समझ में आ गए, लेकिन उसको हैंडल बाद में ही करना है, उसको शुरू में हैंडल नहीं करना है। ठीक है क्या? 16 नंबर के क्वेश्चन पे पहले नहीं जाएंगे, पहले 4 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो पूछे होंगे, ठीक है, उनको निपटाते चले जाने। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं मैं? अटेम्प्ट हमेशा यही करना है आपको। 16 नंबर के क्वेश्चंस को आप सिर्फ देखो रीड भी कर लोगे ना 16 नंबर के क्वेश्चंस को, किस वक्त जब 15 मिनट मिलता है आपको, आप रीड कर लेते हो 16 नंबर के क्वेश्चंस को। 16 नंबर का क्वेश्चन ही आप देखोगे, 16 नंबर का एक ही क्वेश्चन आपने रीड किया है, फिर दूसरे तीसरे क्वेश्चन पे गए कि आपका 15 मिनट चला गया। समझ रहे हो? तो अगर आप 16 नंबर का क्वेश्चन को तो कंपलसरी आपको करना ही करना है। एक बात ध्यान रखो, 16 नंबर का जो पहला कंपलसरी क्वेश्चन आएगा उसको तो करना ही है कि नहीं? बोलो। यस सर। अब आप 15 मिनट में क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, क्या गलती करते हैं, 15 मिनट में उसको रीड करना चालू करते हैं।
ठीक है, रीड करना चालू करते हैं, ए बी सी, वो बिना सॉल्व किए होगा ही नहीं। वो क्वेश्चन जो है ना इनकम टैक्स में, बिना सॉल्व किए इसके आंसर्स निकाल ही नहीं पाओगे आप, और इसको रीड कर लेते हैं। अब इसको रीड करने में यहाँ पर क्या हो गया, टाइम वेस्ट हो गया। कंपल्सरी वाला तो रीड करना ही नहीं चाहिए सर। हाँ, कंपलसरी वाला रीड करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब आप कंपलसरी पे आओगे उसको शांति से पहली बारी में ही रीड करो, और उसको उसके साथ साथ छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख दो, ताकि आपको सारा समझ में आ जाए और सॉल्व करना चालू करो। ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, इसको पढ़ना ही नहीं चाहिए। बच्चे बेवकूफ़ी क्या करते हैं, शुरू में आते ही जैसे ही उनके पास आता है पेपर, वो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, और जैसे ही इसको पढ़ा तो इसमें ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पूछे होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, भाई ये क्या पूछ लिया। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? एक पहले पढ़ के एक हटा देना चाहिए, जबकि 5 में से कोई एक हटा दो। हाँ, तो मेन चीज क्या है कि इसको आपको शुरू में रीड ही नहीं करना है, कंपलसरी है यार, उसको तो करना ही है। आप लास्ट में भी अगर देखोगे, लास्ट के 1 घंटे में, लास्ट का 1 घंटे में देखना कंपलसरी क्वेश्चंस को, लास्ट के 1 घंटा, जैसे ही डॉट आपका 2 घंटा खत्म हुआ, आप इस पे आ जाओ कंपलसरी वाले क्वेश्चंस पे। अब यहाँ पर इससे होगा क्या, आपको जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे जो आते आते क्वेश्चन है कि भैया इसमें तो अरे ये क्या पूछ लिया, ऐसे 2 मार्क्स का पूछा, अरे चलो इसको कर देते हैं, 5 मार्क्स का पूछा, इसको कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, 2 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हो, उसके 3 पार्ट है, ए बी सी और डी, तो आपको देखते ही पता लग जाए कितना आंसर है। तो बी और ए और बी आता है तो सीक्वेंस में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, और सी और डी के लिए जगह छोड़ देना। ये मैंने क्लास में भी बताया था, शायद बताया था ना, या नहीं बताया था आप लोगों को? नहीं सर, जैसे मैंने बोला ना कि देखो, बताया था ना, जैसे तीसरा क्वेश्चन हो गया तो ऐसा नहीं करना कि जैसे तीसरे क्वेश्चन का ए यहाँ पर कर दिया, फिर उसके बाद चौथे क्वेश्चन का सी। हाँ, ये वाला कभी भी पैटर्न मत करना इसको, ठीक है। तो सीक्वेंस में चलो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चंस को यहाँ पे उसके लिए जगह छोड़ देना, छोटे छोटे क्वेश्चंस के को पहले निपटा दो, इनकम टैक्स के जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन निपटा ले, फिर जाके आपको जैसी कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि मोस्टली जो आपका मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कवर हो गए हैं, ठीक है ना। जो बाकी जैसे बोलते हैं ना कि 3 रह गए या 2 रह गए, उसमें से आपको जैसे 5 रह गए तो 5 में से आपको 4 करने हैं बाकी, तो वो 4 आपके निपट चुके हैं, ठीक है। अब आओ आप कंपलसरी वाले पे, अब इसको हैंडल करो। अब शांत मन से जब बच्चा पढ़ेगा ना, इसको एक एक करके उसको समझ में आने लग जाएगा। जैसे ही आपका यहाँ से कॉन्फिडेंस रेज हो गया ना, तो आपको हर एक चीज़ मजा आने लगेगा, और हर एक चीज़ एक ही बार में समझ में आने लगती है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो बच्चा पहली बार ही गलती कर देता है, या इसको पकड़ लेता है और इसको बोलता है अबे भाई क्या क्वेश्चन आया है, क्या पेपर आया है, ठीक है ना। तो इस बार भी जो बच्चों ने देखो डिफिकल्ट, इस बार पिछला जो नवंबर था वो एक्चुअल में डिफिकल्ट था। एक्चुअल में जब मैंने भी पढ़े क्वेश्चंस तो बहुत ही मतलब ऐसा है कि जिसको याद है ना, एक्चुअल में वही कॉन्सेप्ट हिट कर पाएगा और वही लिख पाएगा वहां पर, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले जिन बच्चों ने हार मानी है ना, उन्होंने 16 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लिया। अब यहां पर कुछ कुछ चीजें ऐसी थी कि भैया बहुत ही बार बार जिसने रिवीजन की होगी उसको याद होगा, वो छोटे छोटे पॉइंट्स उन्होंने पूछे, ठीक है। जो बच्चा जहां तक जा भी नहीं पाता, ठीक है, मैं अगर इस वे में भी बोलूं तो भी सही है। तो यहां पर ही उनका कॉन्फिडेंस लूज हुआ, फिर दूसरे क्वेश्चन को पढ़ना चालू किया स्ट्रेस में कि अच्छा दूसरा क्वेश्चन भी डिफिकल्ट, तीसरा क्वेश्चन पढ़ना चालू, तो लगातार 2-3 डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। उसके बाद थोड़े थोड़े आसान क्वेश्चन थे, आसान को हैंडल किया जा सकता था। फिर उसके बाद यहाँ पर आके डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी हैंडल किया जा सकता था। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्वेश्चन 16 मार्क्स का, लेकिन फिर भी सॉल्व हो सकता था अगर जिसने पढ़ा है तो, ठीक है। लेकिन डिफिकल्ट था, मतलब जो बजाने वाला चैप्टर मतलब वो ये बोलते हैं ना कि हाँ भाई लगा दो लंका किसकी, स्टूडेंट की किसी एक सब्जेक्ट में, तो पिछले में टैक्स को उठा लिया था इन्होंने। अब इस बार शायद मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना भारी पेपर आएगा नहीं, लेकिन आप लोगों को क्या करके जाना है, आप बोल रहे थे ना कि क्वेश्चंस कहाँ से करें, मैंने बोला पीजीबीपी आपने निपटा लिया अपना वीडियो से, बोलो जो मैंने वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पे वो आपने देखकर पूरा पीजीबीपी निपटा लिया है। अच्छा, अब पीजीबीपी के साथ मैंने एक वो डाला था, क्या बोलते हैं उसको, मॉक टेस्ट पेपर मैंने करवाया था पिछले साल का, मॉक टेस्ट पेपर दिखाया था। मॉक टेस्ट पेपर का जो क्वेश्चन था ना उसको करना है आपको पैटर्न पता लग जाएगा किस तरीके से वहां पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। समझ में आ रहा है कि जो मैंने वीडियो डाल भी रखी है ना, उसी मॉक टेस्ट पेपर को उठाना, नीचे मैंने उसका लिंक भी दे रखा है, उस मॉक टेस्ट पेपर को उठाना और वीडियो साथ साथ में देखते रहना। अच्छा, वीडियो नहीं देखना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले उसको सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। सॉल्व नहीं हो रहा तो मैं तो कह रहा हूँ कि पहले वीडियो देखकर ही आप सॉल्व करोगे तो ज्यादा बेटर है। वीडियो चला दो सामने। मॉक टेस्ट पेपर कौन सा वाला? जो पिछला वाला नवंबर के लिए रिलीज किया था आईसीआई ने, हाँ दिसंबर वाला, मतलब एग्जामिनेशन दिसंबर में हुआ, तो वो जो मॉक टेस्ट पेपर रिलीज किया था उसी को मैंने करवा रखा है, ठीक है।
तो वहां पर मैंने क्या करा रखा है, पीजीवीपी का जो इंपॉर्टेंट को देखो, 3-4 चीजों में पीजीवीपी के कॉन्सेप्ट्स हैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ आ रहे हैं, सैलरी पढ़ाया हुआ है वहाँ पे। तो मतलब मोस्टली अच्छे क्वेश्चंस उसने दे रखे हैं मॉक टेस्ट पेपर में, इसलिए मैंने वो उठाया था। मैंने लगा कि चलो पहले इसको करा दूं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं, सारी चीज़ें रिवाइज होने लग जाएंगी वहाँ पर। आपके डेप्रीशिएशन के बारे में कॉन्सेप्ट है, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे कॉन्सेप्ट हैं, तो उसको एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करके आपको जाना चाहिए। पैटर्न समझ लेना, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठाना, उनके आंसर्स निकाल लेना वहाँ से ही, साइड से ही, ICI की साइड से, उनको देख कर जाना है। बिना क्वेश्चन देखे एग्जामिनेशन में नहीं जाएगा कोई, ये याद रख लेना कि किस तरीके का पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखो हमने याद किया है वो ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट पता है वो भी ठीक है, लेकिन ICI किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरीके से घुमाकर पूछता है, वो भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना।